बाजार बोलता है इसमें एफआईज डीआईज के डेटा से शुरुआत करते हैं। देखिए कल एफआईज का डेटा तो ठीक था, लेकिन मार्केट ऐसा देखकर लगा नहीं कि एफआईज के डेटा को देखकर ज़्यादा प्रभावित हुआ है। 1155 करोड़ की बाइंग करके ले गए, 441 करोड़ रुपए की बाइंग डीआईज करके ले गए। तो अब जब से एफआईज आए हैं डीआईज थोड़े सुस्त हो गए और होना भी चाहिए। सालों से मेहनत कर रहे हैं, अब थोड़ा आराम करने का समय आ गया तो आराम कर रहे हैं वो। तो डीआईज ने 440 करोड़ रुपए की बाइंग की है। एक बार देख लेते हैं कौन से आज इंडेक्स हैं जो कि थोड़ा मूव कर रहे हैं। देखो चाइना और हांगकांग में तो छुट्टी चल रही है, तो वहाँ के इंडेक्स तो देखने नहीं है। अब आती है बात अमेरिका की कि कल कैसा बंद हुआ और निकाई और कोस्पी। तो डाउ में तो करीब आधा चौथाई % की तेजी थी। निकाई और कोस्पी अच्छा चलने, कोस्पी तो लाइफ टाइम हाई पर आ गया, नए रिकॉर्ड हाई पर आ गया, 2.5% ऊपर है। यहाँ पर बढ़िया मार्केट चल रहा है साउथ कोरिया का। इंडिया को भी ऐसा पता नहीं कब देखने के लिए मिलेगा। देख लेते हैं एक बार टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट, न्यूजन सॉफ्टवेयर, नेटवेब, इंटेलेक्ट, सफारी, इन सभी में जोरदार उछाल। खासतौर से टाटा इन्वेस्टमेंट और न्यूजन सॉफ्टवेयर करीब 12% दोनों ही काउंटर ऊपर। नेटवेब कल की तेजी के बाद आज भी एक्सटेंशन में है, 6.5% आज भी ऊपर है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज पिटाई खा रहे हैं। तो पिटाई खाने वाले शेयरों में जीवीटीडी करीब 4.5%, जिंदल सॉ, लॉयड्स, पेटीएम और रत्नामणि मेटल, इन सभी में 2.5 से 3% की गिरावट। लेकिन सर मैं आपसे एक डेटा पॉइंट्स जो कि एफआईज का जानना चाहता हूं। एफआईज का एक बार जरा फरवरी मंथ का फ्लो दिखा दीजिए पीसीआर टीम। देखिए एफआईज ने सर बाइंग तो शुरू कर दी है, और अगर आप पिछले 2 दिन में देखोगे दोबारा बाइंग की है। 1-2 दिन हम कह सकते हैं कि जो उन्होंने आईटी में मेजर सेल ऑफ किया था वो हमें जरूर झेलना पड़ा। सर क्या लगता है फरवरी का ट्रेंड देख के कुछ सस्टेनेबिलिटी लगती है? देखिए, सस्टेनेबिलिटी तो तभी होगी जब आप पूरा महीना कंटिन्यूस बाइंग आए, जो आई थिंक हमने देखा नहीं है। और अभी भी मुझे लग रहा है कि एफ आई आई इज नॉट रेडी टू कम बैक। आप ऊपर जाता है और वापिस वापिस अभी हम लोग 26,000 तक पहुंचेंगे तो वापिस वहां से सेलिंग प्रेशर आ जाते हैं, वही ट्रेंड रहा है। और वापिस 25,000 के आसपास बाइंग आती है। हमारा मार्केट उनको अभी भी महंगा लग रहा है, जो मैंने पहले भी बात की थी कि नो, वैल्यूएशन वाइज है महंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ऊपर से ये आईटी का भी थोड़ा ड्रॉ डाउन चल रहा है। नो डाउट, जो इंडिया यूएस की डील हुई, इंडिया यूरोप की डील हुई, वो सब बड़ी अच्छी, बहुत ही अच्छी डील हुई। और उससे थोड़ा पॉजिटिव हुआ है एफआई। आई थिंक कल के भी डेटा अच्छे थे। लेकिन वो सस्टेनेबल बाइंग में टाइम लगेगा। और वो तब लगेगा, वो जब आएगा जब अपने अर्निंग सीजन इंप्रूव होगी, मोस्टली नेक्स्ट क्वार्टर, आगे का क्वार्टर। सच बोलो तो ये क्वार्टर के रिजल्ट भी ठीक थे, इतने कुछ अच्छे नहीं थे। मुझे तो डिसअपॉइंट हुआ था थोड़ा मैं, जिस तरह के रिजल्ट आए। तो एफआईआई को यहाँ उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है जो जो उनको बाकी सब देश में दिख रही है। एंड दैट इज इट विल टेक टाइम। ऊपर से इन ऑफ कोर्स आईएनआर गिनना थोड़ा कम हुआ है, लेकिन तो भी 91 92 के आसपास, 90 के बीच में घूमता रहेगा। सो आई थिंक सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट अभी वही है कि किस तरह से अपना अर्निंग सीजन रिकवरी हो। और यूएस में जो बातें चल रही है कि भाई आगे जाके इंटरेस्ट रेट कट तो छोड़ो, या तो मेंटेन या तो बढ़ाने की बातें कर रही है, तो वो भी एक पॉइंट है कि लिक्विडिटी के वजह से वो भी थोड़ा फ्लो कम हो सकता है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लगेगा एफआई आने में। अर्निंग सीजन पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है, प्लस लिक्विडिटी फ्लो जो यूएस से आती है उस पर भी डिपेंडेंट है। ठीक है, तो एफआईज फ्लो की बात ये रही, लेकिन फरवरी से ग्रीन शूज तो कम से कम दिखे हैं कि एफआईज कम से कम आना शुरू हो गए हैं, जो एक बेरुखी चल रही थी उनकी। और आप देखो एफआईज के आने से रुपये में भी स्ट्रेंथ आनी शुरू हो गई है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छे संकेत इंडियन इकोनॉमी के लिए। लेकिन एक संकेत जो कि ग्लोबली थोड़ा सा मिला जुला चल रहा है आजकल, सोना चांदी तेल कीमतें, इनमें कल तेजी इंटरनेशनल मार्केट में जोरदार देखने के लिए मिली। ब्रेंट क्रूड $70 के पार पहुंच गया, और सोने चांदी में भी एक अच्छा खासा जंप देखने के लिए मिला। क्यों मिला उसका रीजन है आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बयान से ईरान टेंशन दोबारा गहरा गई है। टेंशन बढ़ने से सोना तेल और चांदी सभी की कीमतों में उछाल देखने के लिए मिला। जेडी वेंस जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उनका कहना है कि मिलिट्री ऑप्शन अभी भी खुला हुआ है ईरान के खिलाफ, और ईरान ने अभी भी अमेरिका की शर्तें नहीं मानी हैं। बातचीत फेल होने पर युद्ध भी संभव है। अब ये एक डिप्लोमेटिक दबाव बनाने की स्ट्रैटेजी हो सकती है जेडी वेंस की, और नहीं तो हो सकता है कि उन्होंने जो अपना मिलिट्री का जमावड़ा वहाँ पर लगा रखा है ईरान के चारों तरफ, तो वो ये थोड़ा बहुत एस्केलेशन में बढ़ सकता है। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि इजराइल और अमेरिका मिलकर एक एस्केलेशन कर सकते हैं।
अब ये ऐसा नहीं हो कि वीकेंड में खबर हो या तो समझौते की या एस्केलेशन की। ईरान के अनुसार लेकिन जो जेनेवा में मीटिंग हुई थी दोनों देशों की, अमेरिका और ईरान की, वो तो ठीक थी उनके हिसाब से। तो वो कह रहे थे कि कंस्ट्रक्टिव मीटिंग रही है। सर, ईरान कह रहा कंस्ट्रक्टिव मीटिंग रही है, अमेरिका कह रहा शर्तें नहीं मानी। तो हालांकि अमेरिका ने यह भी नहीं कहा कि मीटिंग खराब थी, उन्होंने ये कहा कि मीटिंग ठीक थी, लेकिन अभी भी जो हमने रेड लाइन ड्रॉ की हुई हैं उनको ईरान ने नहीं माना है, तो युद्ध भी एक ऑप्शन हो सकता है। इस वजह से सर हमने देखा कि ये सारी चीज़ें कमोडिटीज प्राइसेस में दोबारा से सेफ हेवन के तौर पे ऊपर आ गई। सर क्या करें, ये जो शेयर हैं और ये जो सेफ हेवन एसेट है, इनमें क्या करें, और इनसे जुड़े हुए शेयर, फॉर एग्जांपल मन्नापुरम, मुथूट और जो भी सोना चांदी के शेयर है हिंदुस्तान जिंक टाइप के, इनमें क्या करना है? ये देखिए विवेक जी, जो आपने कहा ना, मैं भी वही मानता हूँ कि डिप्लोमेटिक प्रेशर है। ईरान वो कि वेनेजुएला नहीं है ना, तो वो ग्रीनलैंड है कि भाई चुप बैठ जाएगा। उनके पास ऑलरेडी अच्छी खासी मिलिट्री है और वो इतने सालों से ऐसे माहौल में रहा है। आज आपको भी पता है इसराइल के साथ और उन सब के साथ कैसा चल रहा है उनके लिए, तो दे आर इक्विप। तो मुझे नहीं लगता है कि देखो एक आध मिसाइल छूट जाए, लेकिन फुल फ्लेज वॉर तो पॉसिबल नहीं। लेकिन इसके वजह से मैं जरूर मानता हूं कि ऑयल थोड़ा ऊपर रहेगा, गोल्ड और सिल्वर भी न तेजी में रहेंगे, तो ये है। लेकिन कहीं ना कहीं समझौता होगा। देखिए मुझे नहीं लगता यूएस ईरान के ऊपर कुछ करने को ट्राई करेगा, क्योंकि बाकी सब देश भी बीच में आ जाएंगे। अब रही बात आगे क्या होगा कमोडिटी का, देखिए ऑयल मुझे लग रहा है कि ये 70 आया तो 73 74 5 तक जाएगा, फिर वापिस थोड़ा थम जाएगा ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिजोल्यूशन आएगा। देखो ये इस लेवल पे ये ईरान अलग ही कंट्री है, तो वहां मुझे लगा कोई ना कोई समझौता आएगा तो थोड़ा अभी अपस्विंग रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई चीज आएगी जिसकी वजह से कूल डाउन होगा। क्योंकि देखो डिमांड अभी भी उस तरह की नहीं है कि ऑयल ऊपर जाए। ऊपर से अगर रशिया का भी थोड़ा मामला भी ठंडा हो रहा है तो वहां से भी, और वेनेजुएला का भी ऑयल आ रहा है, तो ऑयल कहीं ना कहीं 75 के ऊपर नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो फिर पता नहीं है। और गोल्ड और सिल्वर आई थिंक वो तो हमें पता है किस तरह की वॉलेटिलिटी है। लेकिन आई थिंक सिल्वर में टॉप बना दिया है, अभी देखते हैं कि वो वापस टॉप टूटता है कि नहीं। तो वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन उस तरह की जो पागलपंथी पहले थी उस तरह की मुझे अभी नहीं लग रही है। तो अब पागलपंती कमोडिटीज़ में सर को नहीं दिख रही है, अब वो वॉलेटिलिटी थोड़ी बहुत रह सकती है। ठीक है सर, गोल्ड सिल्वर ट्रेडर्स को लेकिन राहत एमसीएक्स ने दी है, उन्होंने ट्रेडिंग मार्जिन्स घटा दिए हैं। गोल्ड पर अतिरिक्त जो 3% मार्जिन लग रहा था, सिल्वर पर 7% मार्जिन लग रहा था, अब उसमें कटौती कर दी है। नए मार्जिन आज से ही लागू हो जाएंगे। सर एमसीएक्स पर वॉल्यूम बढ़ेगा और इसका फ़ायदा शेयर को मिलेगा क्या? ये देखिए इसलिए ही तो किया है इन लोगों ने क्योंकि क्या होता है कि अगर आपकी गोल्ड प्राइस नीचे जाती है तो अपने वॉल्यूम के प्राइसेस कम हो जाए, तो अकॉर्डिंगली आप उनको ब्रोकरेज भी थोड़ी कम हो जाती है। एमसीएक्स उसके लिए ये मार्जिन कम किया, और उनको भी पता है कि अभी थोड़ा देखो ये क्लियर कट है कि जब उनको वॉलेटिलिटी ज्यादा रखते हैं वो मार्जिन बढ़ा देते हैं, जैसे कम होती है वो तुरंत ही कम कर देते हैं। तो ये एक एमसीएक्स के डायरेक्शन से भी आपको पता चल गया बहुत देख, क्योंकि एमसीएक्स तो पूरा नजर रखता है क्या है गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में। अब रही बात वॉल्यूम, आई थिंक वॉल्यूम ताबा तोड़ रहेंगे ना एमसीएक्स। आई थिंक इट विल डू वेल ओवर द टाइम, और मैं तो बहुत ही बुलिश हूँ इसमें। हाँ शायद आपके स्टॉक प्राइस में ऊपर नीचे रहेगा, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। जो अभी थोड़ा डीप था वो थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेडिंग करते हैं, एक जाता है तो दूसरा आता है। तो मेरे हिसाब से एमसीएक्स में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए वॉल्यूम आपको। लेकिन जो भी इन्वेस्ट करो एमसीएक्स, आई थिंक 2 साल पकड़ के चलो, 1 साल 2 साल शॉर्ट टर्म के लिए मैं सॉरी मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन 1-2 साल में अच्छा रिटर्न देगा, वॉल्यूम पिकअप होगा आगे जाके भी। सर ये जो हिंदुस्तान जिंक और ये जो शेयर हैं वेदांता, इनके भी टॉप लग गए हैं या इनमें अब वॉलेटिलिटी रहेगी, या टॉप मतलब अभी है संभावना कि और नए टॉप बना सकते हैं? वर्ल्ड अभी यहाँ फंडामेंटली मैं बोलूँ तो ऑलरेडी टॉप बन चुके हैं यार, इससे ज्यादा क्या। यानी आप डिकेड लेवल पे आप पहुंच गए, आपका मार्जिन डिकेड लेवल पे पहुंच गया। हिंदुस्तान कॉपर देखिए आप, अब इतना प्राइस किसी ने सोचा नहीं था। अब आप बोलते हो कि भाई कॉपर होगा वो आगे जाके सोना बन जाएगा 10 साल बाद 20 साल, अरे भाई वो 10 साल बाद होगा ना, अभी थोड़ी हो जाएगा। अभी से आप थोड़ी सब कुछ डिस्काउंट कर लोगे। सो एज ए इन्वेस्टर यू हैव टू थिंक, यू हैव टू बी रैशनल। ठीक है, हाँ मैं इंट्राडे की बात नहीं करूंगा, शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होगा, लेकिन एज ए इन्वेस्टर आई विल नॉट गो एट दिस लेवल, क्योंकि ये बहुत हाई है। और प्रॉब्लम क्या होती है विवेक जी, जब गिरते हैं ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके हाथ से कमान छूट जाएगी।
और फिर आप निकल भी नहीं पाओगे। तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है। मैं सभी मेटल की बात कर रहा हूँ। आई थिंक बहुत मल्टी ईयर हाई पे पहुंच गए, अभी थोड़ा नीचे गए वापिस। काफी आपको प्लेयर्स, इंट्राडे प्लेयर्स बोलते हैं कि ये बढ़ेंगे, लेकिन एज ए इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म आई थिंक वन शुड नॉट गो एट दिस लेवल। मैं तो यहां तक बोलूंगा कि प्रॉफिट बुक करके साइड में बैठ जाओ। बाकी काफी सारे अच्छे सेक्टर है जो स्टेबल रिटर्न देंगे, यहाँ आपने कमा लिया ना, फिर जरूरी नहीं कि आप हर एक 5-10% पकड़ने जाओ। बिल्कुल ठीक है। तो कमोडिटी, कमोडिटी शेयर्स, इन दोनों में आपको राय मिल गई है। सर को लगता है कि अब यहाँ पर देखिए रिस्क लेना अब थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं है। ठीक है सर, एक स्टेटमेंट जो कि पीयूष गोयल साहब का आया, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और उन्होंने कल एक स्टेटमेंट नहीं, 2-3 स्टेटमेंट दे दिए, अलग अलग सेक्टर के लिए दे दिए। उन्होंने कहा कोयला और तेल इंपोर्ट पर हम किसी देश पर निर्भर नहीं होना चाहते और भारत अमेरिका से बेहतर क्वालिटी का कोयला इंपोर्ट करेगा। मैं पहले सारे स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, फिर एक एक करके उन स्टेटमेंट पर बात करेंगे। अगले 5 साल में अमेरिका से करीब हम $100 बिलियन के एयरक्राफ्ट खरीदेंगे और एयरक्राफ्ट के चलते भारतीय और एआई के चलते, माफ कीजिएगा, एआई के चलते भारतीय आईटी शेयरों का टूटना बड़ा हास्यास्पद है। ये उन्होंने बातें कही हैं। अब ये 3 बातें हैं, एक तो कोयला और तेल को लेकर, एक एयरक्राफ्ट खरीद को लेकर और एक आईटी शेयरों को लेकर। पहले मैं सर कोयले पर आता हूं। कोयला अगर हम इंपोर्ट करना शुरू करते हैं अमेरिका से, इसका क्या असर होगा सर कोल इंडिया के शेयर पर? गिरता जा रहा है। इसलिए हम लोग इतना भी इंपोर्ट नहीं करेंगे, थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी $500 बिलियन का ऑलरेडी बोल दिया है कि हम कुछ सालों में हम लोग करेंगे। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह की डिमांड है इंडिया में, आई थिंक यू कैन नॉट हैव, यानी इतना इंपोर्ट कर ही नहीं सकते, नहीं तो आपके करेंसी में इशू आ जाएगा। ठीक है। तो कोल इंडिया आई डोंट थिंक डायरेक्टली उसके वजह से है। कोल इंडिया क्या हुआ कि बढ़ भी अच्छा खासा गया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि पावर डिमांड फर्स्ट हाफ में थोड़ी बढ़ेगी, तो कोल इंडिया कहीं ना कहीं जाके स्टेबल होगा। तो इतना मुझे इम्पैक्ट नहीं लग रहा है। रही बात ऑयल की आई थिंक इनडायरेक्टली वेन्यूजुला, तो वेन्यूजुला से हम लोग कितना बाय कर लेंगे, थोड़ा बाय करेंगे। रीजन मैं बताता हूँ कि अभी भी वेन्यूजुला से ऑयल आने में टाइम लगेगा। अभी भी वहाँ रिफाइनरी उस तरह की सेटअप नहीं है, और वो स्पेशल टाइप ऑफ ऑयल होता है। तो वहां से भी थोड़ा इंपोर्ट कम होगा, लेकिन हाँ होगा सही। ठीक है। और वो $100 बिलियन जो उनको मिले, उसमें से ये एक थोड़ा पार्ट रहेगा। रही बात जो एआई में बोल रहे कि भाई हास्यास्पद है, भाई अब देखो गवर्नमेंट को तो बोलना पड़ता है, इंडस्ट्री को बचाने पड़ते हैं, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री है अपनी। वहां अगर पैनिक आता है तो पूरा बड़ा पैनिक आता है, तो वो तो अपने हिसाब से बोलेंगे, हमें एज अ शेयर होल्डर देखना है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक कंट्री को प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आईटी में जॉब कम हुई तो कहीं और सेक्टर में चलाएंगे, वो तो दिक्कत नहीं होगी। हाँ थोड़ा 1-2 साल थोड़ा उसके रिलेटेड सेगमेंट हो, यानी रियल एस्टेट या जो आईटी हब हो, वहां थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो उस तरह से देखना चाहिए। तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में मुझे लग रहा है कि इनका कहने का वो ये कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें एज ए इन्वेस्टर हमें थोड़ा वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस व्हाट देयर, नहीं तो गवर्नमेंट बार बार आके ये सब क्यों बोलेगी। तो गवर्नमेंट बार बार आकर क्यों बोलेगी और क्यों हमें कोल इंडिया को अलग तरीके से देखना चाहिए? लेकिन सर एक चीज़ जो कि हमें देखनी है कि वो भारत कह रहा है कि हम $100 बिलियन के एयरक्राफ्ट खरीद लेंगे। ठीक है सर, वैसे भी पहले खरीदते ही थे, अब थोड़ा हम वैल्यू देके कि हम $500 बिलियन का ट्रेड करेंगे आपके साथ, आपसे ही एयरक्राफ्ट खरीदें। हमारी ऑप्शन ही क्या थे हमारे पास? या तो रशिया था या अमेरिका था। थोड़ा सा उनको ऑर्डर दे देंगे, थोड़ा सा इनको ऑर्डर दे देंगे, वो अगले 5 साल में $100 बिलियन के एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करने हैं। लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारी 2 कंपनियों पर? एक एचएएल पर, अगर ये कुछ लड़ाकू विमान भी खरीदने वाले हैं। दूसरा इंडिगो पर, अगर ये पैसेंजर विमान खरीद रहे हैं। वैसे पैसेंजर पर ज़्यादा फोकस है इनका। तो पैसेंजर विमान की क्षमता अगर हमारी बढ़ेगी तो क्या कुछ असर होगा हमारी एविएशन कंपनीज पर? देखिए पैसेंजर व्हीकल तो ऐसे भी हम लोग बाहर से खरीदते थे, कभी हम लोग ने किया ना। और इंडिगो शायद वहां से एक डायरेक्शन भी जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी से इन लोगों को कि भाई वहां से थोड़े ज्यादा बाय करो, एंड दे हैव टू फॉलो। इंडिगो भी फॉलो करेगी और बाकी सब एयर इंडिया से लेके सभी। तो डायरेक्टली तो कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आता है। हाँ लड़ाकू विमान जो आपको बोल रहे हो, लेकिन जितनी अभी तक नॉलेज मिली है
खरीदेंगे। ये लास्ट डील हमारी फ्रांस के साथ भी रेफेल के लिए भी हो चुकी है, और उसमें से काफी सारी चीजें एचएल के फैसिलिटी में बनेगी। तो वहां मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी एंगल से गवर्नमेंट चाहती है कि यूएस का ले। अगर यूएस को टोकन की तरह कुछ प्लेन वहां से ले तो बात अलग है, लेकिन बिग वे आई डोंट थिंक डिफेंस में वो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी फ्रांस के साथ हमारी अच्छी ट्रीटी चल रही है और ये अभी हमारी ट्रीटी हुई भी है। हाँ, पैसेंजर व्हीकल में मैं पैसेंजर एयरक्राफ्ट में मैं आई आई डू एग्री विथ यू कि वहीं से आई थिंक वहां बढ़ाएंगे। और लेकिन वो है कि थोड़ा इन सब एयरक्राफ्ट का जो प्राइसिंग होता है वो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से बेनिफिट ये सब हमारी एयरलाइंस को मिल रहा है, तो उस तरह से हमें यहाँ देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट देखना पड़ेगा। और सर अगर हम फाइटर जेट्स वगैरह वहाँ से खरीदते हैं तो एचएएल पर क्या असर पड़ेगा? फाइटर जेट्स अगर खरीदे तो बहुत कम खरीदेंगे, आई आई डोंट, क्योंकि ये बहुत बड़ा। आप देखिए, राफेल ले लो, सुखोई देखो, आ ऑर्डर अब देते 2 साल बाद आते हैं, और वो मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट सडनली नहीं आता है। दूसरा, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है ना कि अगर हमने 10 प्लेन भी खरीद लिए तो उससे ज्यादा फर्क नहीं, क्योंकि हमारी जो एयरफोर्स को बहुत हंड्रेड्स ऑफ एयरक्राफ्ट चाहिए। तो अगर छोटा पार्ट भी ले लिया तो एचएल के पास इनफ ऑर्डर बुक है कि वो कर पाए। एक्चुअली एचएल को इम्पैक्ट कहाँ आता है कि जो आई थिंक बीच में न्यूज आई थी कि 5th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट बनने वाले उसमें उसका नाम नहीं था, जो अभी भी 10 साल के बाद की बात है। लेकिन हाँ, हमें वो देखना है कि क्या एडवांस लेवल पे जो एयरक्राफ्ट बनेंगे उसमें एचएल का पार्टिसिपेशन रह रहा है कि नहीं। अगर वहां से हट रहा है तो हाँ, लॉन्ग टर्म में थोड़ा इंपैक्ट आएगा। शॉर्ट टर्म में आई डोंट थिंक। शॉर्ट टर्म में आपको बस वही देखना है कि वो जो तेजस एयरक्राफ्ट है और जो ऑलरेडी इन लोगों ने कमिट किया है, क्या वो डिलीवर पे जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट इतना 10 साल का इतना भी नहीं देखेगा, मार्केट 1 साल का देखेगा। बिल्कुल ठीक बात है। सर पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आईटी शेयरों का टूटना बड़ा हास्यास्पद है। तो मतलब हमारी सरकार उसको लेकर ज़्यादा बहुत मतलब इस तरह से सीरियस होकर नहीं देख रही है कि एआई की वजह से शेयर टूट गए। दैट मीन्स कि मतलब हमें पॉजिटिवली सोचना चाहिए, सरकार के साथ सोचना चाहिए। भाई हमारे एक पढ़े लिखे मिनिस्टर इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए, ये जैसे मैंने पहले भी बोला, वी हैव टू बी रियली कंसर्न अबाउट दिस। देखिए, ये छोटी बात नहीं है। सरकार, अब सरकार ऑनेस्टली, हमारी कंपनियों ने पहले नो इनिशिएटिव नहीं ली एआई का, अब उसमें लीड करना था टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल, विप्रो को लीड करना चाहिए, जो उन्होंने लीड नहीं किया। अभी प्रॉब्लम है, हम लोग आ गए। अभी सरकार को इतनी बड़ी इंडस्ट्री, तो उसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्टी बोले तो थोड़े नर्व्स ठीक ठाक हो मार्केट का कि भाई यहाँ कोई प्रॉब्लम है, तो ठीक है, वो अपने एंगल से ठीक कर रहे हैं। लेकिन हम लोग देखा जाए तो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से कंपनियां इसको हैंडल करेगी, और क्या, मुझे डर बस वही है कि मार्जिन पे कितना प्रेशर आएगा। क्योंकि जो मार्जिन से ये सब कंपनियां काम कर रही थी, और जो, यानी देखो, एक मैं जैसे एग्जांपल दे दूं, जैसे एंट्रोपिक और इन्फोसिस की बात हुई कि भाई चलो, इनके जो सॉफ्टवेयर है उसमें प्लगइन्स है और कहीं जाके एनेबल करने हैं या तो कुछ चेंजेस करने हैं, तो इन्फोसिस उसमें आएगी और हेल्प करेगी, इसलिए एंट्रोपिक इन्फोसिस का साथ ले रही है। कल जाके वो इंस्टॉल हो गए, कल हो गया, तो फिर क्या, वो काम जो होगा आफ्टर सर्विस का, वो इतना बड़ा नहीं होता है जितना एग्जीक्यूशन का होता है। तो वो सब काम होने के बाद हमारी क्या वैल्यू रहेगी, मुझे डर वहां है, क्योंकि वी आर अ बैक एंड प्रोवाइडर, वी आर नॉट अ टेक्नोलॉजी लीडर। जबकि एंट्रोपिक तो टेक्नोलॉजी लीडर है, तो उनका हमेशा इक्का रहेगा। तो मुझे यहाँ डर है कि सेकेंड हैंड हम लोग बैक एंड में है, तो हमारी क्या मार्जिन्स रहेंगे, किस तरह से। मैं अब चलो 1 1.5 साल ये सब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में टीसीएस इन्फो सब हेल्प करेंगे, हर जगह लग गया। मैं ऐसा नहीं बोलूँ डिमांड चली जाएगी, लेकिन जो आफ्टर सेल सर्विस का आपको भी पता है कि उतनी मार्जिन नहीं होती। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, मैं जो क्या बोलने चाहूँ, मुझे डर वहां लग रहा है। ठीक बात है। चलिए, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके थोड़ा डर तो है। अब देखिए हर एक के अपने अपने व्यू पॉइंट हैं। हमारे पीयूष गोयल साहब के अलग व्यू पॉइंट हैं। हालांकि इंडस्ट्री डर गई, शेयर धारक डर गए, वो भी कम स्मार्ट नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि, और एफआईज जिस दिन एआई के शेयर टूटे थे 7,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग करके गए। तो विवेक जी, मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि हाँ,
हम कहते कि आप चिंता मत करो आईटी में, तो 4 साल में रिटर्न क्यों नहीं दिया टीसीएस इन्फोसिस ने, आप बताइए। करेक्ट। तो जब मार्केट डबल ट्रिपल हो गया आपका 4 साल में, इन लोगों ने नेगेटिव, 4 साल का सीएजीआर निकालो, नेगेटिव है सबका। तो अगर आईटी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो अभी तक तो रिटर्न देना चाहिए। 4 साल इज 4 इयर्स इज अ बिग पीरियड। तो ये प्रॉब्लम कब की चालू हो गई थी? हम लोग बिलीव नहीं कर रहे थे कि ये प्रॉब्लम है। हम लोग को क्या होता है कि मैनेजमेंट स्टेट आके स्टेटमेंट दे देते सब सही है सब सही है, थोड़ा ऊपर जाता है हम खुश होते हैं, वापिस नीचे आ जाता है। कोई भी अगर इंडस्ट्री अच्छी होती है तो 4 साल में तो रिटर्न देगी। तो मैं उस एंगल से बोल रहा हूं कि मैं हम लोग कितना बिलीव करें कि मैनेजमेंट बोल रही है सब सही है, तो फिर 4 साल तक आप क्या कर रहे थे? बिल्कुल सही है सर। लेकिन सर आईटी इंडेक्स का जो हाई लगा है वो 2024 में लगा है, ऑल टाइम हाई, दिसंबर 2024 में। मैं टीसीएस की बात करूं, इंफोसिस की, उन सब की हाँ मैंने हाँ, वो देखा इंडिविजुअल। था। हाँ, मैं बेसिकली लीडर्स की बात कर रहा हूँ। मैं इंडेक्स इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ बेसिकली। ओके ओके, ठीक है। लेकिन सर ये चीज़ है बिल्कुल कि आईटी इंडेक्स ने पेन तो झेला, और जो एक रिटर्न एक्सपेक्टेशन थी कि हम लार्ज कैप के साथ हैं, वो मिथ थोड़ा सा पिछले 2-3 सालों में टूट गया है आईटी शेयरों में, कि भाई आप लॉन्ग टर्म स्टोरी के साथ जाते हो। लेकिन एक मिथ जो कि मार्केट में चल रहा था वो था ट्रेड डील को लेकर, कि भाई ये हो गई, हो रही है या नहीं हो रही है। और अभी तक कुछ लोग कह रही है हस्ताक्षर नहीं हुए। चलो अब उनकी भी हसरत शायद पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमारी एक टीम अमेरिका जा रही है नेक्स्ट वीक, और ट्रेड डील के जो भी पॉइंट्स हैं वो फाइनल कर देगी, और डील जो भी होगी वो मार्च में हस्ताक्षर भी हो जाएगी। इस तरह के कुछ बातें निकल कर आ रही हैं सर। जो ये टेक्सटाइल शेयर और जो ये जो फ्रोज़न फूड वाली कंपनियां थी और जितने भी एक्सपोर्टर कंपनियां थी, ट्रेड डील की अनाउंसमेंट के बाद से तेजी आई थी, फिर धीरे धीरे करके ये सॉफ्ट होने लगे। अब क्या दोबारा इनमें जोश भरेगा? इसमें विवेक जी, अपने को ना यू हैव टू बी वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक। किसका कितना एक्सपोर्ट है? अभी पिछले 8 महीने जब ये ट्रेड डील नहीं हुई तो किसको कितना इम्पैक्ट आया? आगे जाके क्या होता है कि अगर आपका 40% समझ लो एक्सपोर्ट डाउन हो गया है, तो आपके क्लाइंट्स ने किसी और के साथ से माल मंगाना चालू कर दिया किसी और कंट्री से, तो वो वापस आपको रिप्लेस नहीं करेगा। तो ऐसा मत समझे कि भाई ट्रेड डील हो गई तो वो जो कस्टमर चले गए वो वापस आएंगे। ओके, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट का कम हुआ है। तो आपको ये देखना पड़ेगा टर्न अराउंड स्टोरी में कितना टाइम लगेगा, पीएनएल में कितना इंपैक्ट आएगा। हम लोग ने बात की ईयू से डील होगी, लेकिन ईयू के फाइनलाइज होने में पूरा साल लग जाएगा, ऑलमोस्ट ईयर एंड तक सब कुछ होगा। जैसे आपने बोला यूएस के साथ भी बातें चल रही है, तो बात ये है कि ये नॉर्मलाइज होने में कुछ क्वार्टर वापस लग जाते हैं। ठीक है। तो यहां आपको इसलिए ध्यान, इसलिए मैं ये आप देख रहे हो कि जैसे डील की बात आई सब स्टॉक भागे, लेकिन फिर मार्केट समझ गए भाई चलो हो गई, एंथुसियाज्म था, आप ऊपर आ गए। लेकिन अभी वापस पीएनएल देखो, पीएनएल में सर टाइम लगेगा, वो मुझे लग रहा है। इसलिए आपको पूरा इंडस्ट्री एक साथ नहीं लेना है। यहाँ आपके जो चुनिंदा स्टॉक है उसमें आप देखिए कि भाई उसमें कैसे रिकवरी आएगी, पहले कितना एक्सपोर्ट था अभी कितना है, अभी मार्जिन कैसे रहेंगे, आगे जाके क्या इनके एक्सपोर्ट बढ़ने वाले, वो सब चीजें देखिए। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा वेट कर लीजिए, लेट द डस्ट सेटल, और फिर 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट देख के करिए। ये आपको मौके देंगे वापस बाय करने के लिए। इतना और बहुत ही कंपटीशन है, देखो बांग्लादेश के साथ भी ट्रीटी हो गई इन लोगों की। तो ऐसा नहीं, कॉम्पिटिटर्स भी बैठे हुए, तो बहुत सारे एंगल है जो देख के आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एक कंपनीज जिनके मैं एक्सपोजर बता देता हूँ, यूएस में कितना कितना है। फॉर एग्जांपल सेजिलिटी का 100% है, वेल्सपन लिविंग का 61% है, ट्राइडेंट का 38% है, गोकुलदास एक्सपोर्ट का 80% एक्सपोजर यूएस में है, अवंती फीड्स का 69% है, इंडो काउंट 70%, केपीआर मिल 21%, एलटी फूड का 39% है। और बाकी हमारी जो आईटी कंपनियां हैं, जो लार्ज कैप कंपनीज़ हैं, उनका एक्सपोजर तो ऑलमोस्ट 60% है, जो बिल्कुल अपसाइड पर है। जो बिल्कुल यूएस बेस्ड चल रहा है मामला, वो है बिरला सॉफ्ट और एम्फेसिस का, जिनका 80% से ज़्यादा एक्सपोजर यूएस से ही है।
बाकी हमारी कुछ फार्मा कंपनीज भी हैं। फार्मा कंपनीज पर तो खैर टैरिफ का कोई इम्पैक्ट नहीं था, तो फार्मा कंपनीज पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। हालांकि ग्रेन्यूल्स, ग्लैंड, अरबिंदो फार्मा, इन सभी के ऑलमोस्ट 50 से 60% एक्सपोजर यूएस से है। बाकी जो आपकी जो लार्ज कैप फार्मा कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल ल्यूपिन, सन फार्मा, सिप्ला, इन सभी के 30 से 40% तक के एक्सपोजर यूएस से है। तो यूएस से अच्छा खासा रेवेन्यू हमें मिल रहा था हमारी सारी कंपनियों को। लेकिन सर अगर कोई शेयर पिक करना हो आपको इस ट्रेड डील के सोच में और कहीं भी किसी भी पूरी विद इन द एक्सपोर्ट बास्केट, आप कौन सा शेयर पिक करेंगे? हाँ, अगर आपको जाना है तो जैसे आपने बोला कि फार्मा इज स्टिल फेवरेबल वन। वहाँ अगर आप देखो तो कुछ स्टॉक अभी नीचे आए, जैसे सिप्ला हो, लुपिन हो, वो आप देख सकते हो। इवन आप सीडीएमओ बिजनेस में भी देख सकते हो, क्योंकि वहाँ है ना, हम्म। चाइना के काफी सारे पहले कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो अभी कम कर रहे हैं। तो इंडियन के सीडीएमओ बिजनेस में जैसे लॉरस लैब है या ये सब आप देख सकते हो। और फिर दूसरा एक ऑटो एंसिलरी। ऑटो एंसिलरी में भी इतना इम्पैक्ट नहीं है। ऑटो एंसिलरी में फायदा ये था कि हमारा डोमेस्टिक अच्छा खासा चल रहा था, तो वहाँ एक बेनिफिट मिल गया। अभी ट्रेड डील के वजह से वहाँ भी थोड़ा आगे जाके बेन, तो वहाँ भी आप जैसे उनोमिंडा या बॉश है या वो सब आप ध्यान में रख सकते हो। तो ये कुछ एरिया है वहाँ आप ट्रेड डील से वजह से आई थिंक वहाँ इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं, कुछ एक शेयर्स जहाँ पर कि आप ध्यान रख सकते हैं। सर एक ट्रेड डील और होने वाली है, हो सकता हो जाए, जल्दी हो जाए, और वो कनाडा के साथ हो सकती है। अब मार्च में दोनों देशों के बीच में ट्रेड पर बातचीत होगी, जो कि काफ़ी समय से हॉल्ट चल रहा है, जिसमें कनाडा के प्रधानमंत्री मार्च में भारत आ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में ट्रेड पर बातचीत होगी और डील करने पर भी आगे बढ़ने वाले हैं ये दोनों देश। मैं कुछ एक कंपनीज़ के एक्सपोजर बता देता हूँ जिन कंपनीज़ का कनाडा से एक्सपोजर है। देखिए, प्राइम फोकस करीब 60% अपना रेवेन्यू ऑन करती है, हाईटेक गेयर करीब 27%, हिंदुजा ग्लोबल, डायनामिक टेक, अवंती फीड्स, इन सभी में करीब 10 से 12% का रेवेन्यू आता है कनाडा से। एक्सिस केट्स, क्वेस्कॉर्प, पटेल एयरटेल, पॉकोप्रन, इन सभी का भी एक्सपोजर छोटा मोटा है। लेकिन प्राइम फोकस काफ़ी अच्छा चला था ये काउंटर, जिसका सबसे ज़्यादा एक्सपोजर कनाडा से है। और बाकी हाईटेक गेयर्स और हिंदुजा ग्लोबल जैसी कंपनियां भी हैं जहां पर कि फोकस कर सकते हैं। सर कोई कंपनी आपको लगता है कि किसी भी ट्रेड डील का फ़ायदा, मतलब इस ट्रेड डील का फ़ायदा लेगी अगर कुछ भी कनाडा से बातचीत पॉजिटिव साइड पर होती है? ठीक है, यहाँ मैं मेरे मेरे को लग रहा है कि यहाँ भी ऑटो एंसिलरी विल बी बेनिफिट, क्योंकि काफी हद तक आप देखो ना, कुछ कुछ कंपनियां हैं कनाडा थ्रू यूएस में एक्सपोर्ट करती है नो वाया। हम्म। और इतना बड़ा एक्सपोर्ट नहीं है अपना कनाडा के लिए, लेकिन हाँ, मुझे लग रहा है कि आई थिंक जो काम मैंने नाम दिए थे, इवन ये हाईटेक गैस और वो सबको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। और ऑटो एंसिलरी पे फोकस कीजिए। और ज्यादा तो मुझे लग नहीं रहा है कि वहां उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है कनाडा के डील्स। आज हाईटेक गियर सर गिरे हुए मार्केट में 4 3.5% ऊपर है। हाईटेक गियर का शेयर जरा दिखाइए, 700 रुपये के आसपास चल रहा है सर। और इसके मैं देख रहा था कि आज ही एक अच्छा सर्ज देखने के लिए मिला इस काउंटर पर। अ, नहीं, ये हाईटेक पाइप नहीं, मैं हाईटेक गियर की बात कर रहा हूँ टीम। अ, जी बिल्कुल, ये हाईटेक गियर है। इसका रेट आई थिंक ठीक नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पास 698 का आ रहा है। या एनीवेज, 698 है, 4% बढ़ा हुआ है। हाँ 4% बढ़ा हुआ है। ये 678 आई थिंक ये रेट शायद अभी अपडेट नहीं हो पाया सॉफ्टवेयर में। एनीवेज, लेकिन सर एक चीज़ है, मैं इस कंपनी के दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट देख रहा था, उतने खास तो है नहीं। 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया हार्डली इस कंपनी ने, और शेयर 700 रुपये का। वैल्यूएशन ठीक है कंपनी की? एक मिनट, हाईटेक गैस का ऑलरेडी देखो 58 के पी पे बैठा हुआ है। और वैल्यूएशन अगर मैं चेक करूँ तो ऑन अ हायर साइड ही है। अगर आप देखो ऑन द, कहते हैं ना कि ऑटो एंसरी में जो हायर ब्रैकेट होता है वही है, तो महंगा तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और काफी महंगा है। आप 100% सही बोल रहे हो कि रिजल्ट उतना कुछ खास नहीं था, वही अभी वैल्यूएशन में ऑलरेडी प्राइस्ड ही नहीं है सब। तो इस लेवल पे तो कोई मतलब नहीं है लेने का वैल्यूएशन, विवेक जी, हाई है। वैल्यूएशन हाई है। कोई और शेयर सर जो कनाडा की डील से आप चुनोगे, प्राइम फोकस या कोई और? आई थिंक प्राइम फोकस, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो टीवी मीडिया के एंड से है। और इंटीग्रेटेड मीडिया एंटरटेनमेंट सर्विस पावर हाउस है। और
ये इसमें स्टॉक एक्चुअली ऑलरेडी सर बढ़। टर्न अराउंड हो रहा है। इसके पिछले आप 3 क्वार्टर के रिजल्ट देखिएगा तपन सर, हम्म। हम्म। लॉस टू प्रॉफिट आई है कंपनी वाई ओ वाई बेसिस ये पर। यस, लॉस टू प्रॉफिट है सर, लेकिन ये ऑलरेडी फैक्टर इन है। अगर आप देखो हाँ 85 का हाँ। पी चल रहा है और बहुत कुछ आ चुका है, तो इस लेवल पे भी सर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मीडिया है सर, ये कभी भी उल्टा जा सकता है, ये सेक्टर कंसिस्टेंट नहीं रहता है। सो इस लेवल पे मैं ना ही बोलूंगा, इस लेवल पे मुझे तो महंगा लग रहा है। मीडिया के शेयर्स तो हाँ थोड़े से अंडर परफॉर्म तो करते हैं। शेयर बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है तपन सर, सर कोई आपकी रडार पर शेयर? यहाँ आई थिंक अगर आपको थोड़ा सेफ खेलना है तो स्टिल बैंकिंग ऑफ कोर्स ऑल टाइम हाई के पास है, लेकिन बैंकिंग हो, एनबीएफसी, उस पे फोकस कीजिए। डिफेंस तो है ही, जहां आप एचएल देखे तो ऑलरेडी अच्छे लेवल पे मिल रहा है। और इवन अगर आपको चाहो तो हॉस्पिटल्स, होटल्स, ये भी आई थिंक यहाँ से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देंगे आपको, क्योंकि डोमेस्टिक सेगमेंट अच्छा चल रहा है, तो वहाँ बेटर फोकस कीजिए आई थिंक। और ईएमएस सेक्टर भी देख सकते हैं, जो ऑलरेडी बीटन डाउन है, तो यहाँ कुछ सेक्टर है, वहाँ पे फोकस कर सकते ठीक है। अब हमारे साथ अंशुल जैन साहब भी जुड़ चुके हैं। 2 दिन के बाद वो अपने दोबारा वापस लौट कर आए अपने शहर, और खैर वो अपने शहर से ही अपने दूसरे शहर पर लौट कर आए हैं। जैन साहब कैसा रहा ट्रिप आपका जबलपुर का? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। तपन सर आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर देना चाहें? विवेक जी, जो भी आज स्टॉक डिस्कस हुए, मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज या क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकता है। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग विवेक जी। थैंक यू सर, थैंक यू, टेक केयर। जैन साहब ये बताएं, ये मार्केट में क्या लग रहा है अभी? कोई पर्टिकुलर चीज जो कि आपको पसंद आ रही है, नापसंद आ रही है? अच्छा देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में टारगेट अचीव हुए हैं। 25,752 के ऊपर 892 की बात की थी, वो लेवल आ गया। और बैंक निफ्टी हम क्लियर थे कि अगर तेजी बनेगी तो बैंक निफ्टी में बनेगी। 60,876 के ऊपर लास्ट टारगेट 61,417 रहेगा। अब टेस्ट तो हो गया, लेकिन ओपन हाई के साथ शुरुआत हुई है। कल भी निफ्टी पे ओपन हाई था, जब तक क्रॉस नहीं हुआ तब तक स्लो एंड स्लगिश चला। लास्ट आवर में क्रॉस हुआ तो देखिए लास्ट आवर में मूव भी आई, और आज गैप अप भी खुला। तो वही चीज है, आज जब तक ओपन हाई नहीं क्रॉस हो जाता है 61,678, जब तक बैंक निफ्टी पे ओपन हाई नहीं क्रॉस हो रहा है, थोड़ा सा मार्केट स्लगिश और साइडवेज रहेगा। मे बी साइडवेज चला जाए मूविंग एवरेज कैचअप करने के लिए 75 मिनट के चार्ट पे। बट ऑल बीइंग सेड एंड डन, मार्केट तेज है, बुलिश है। 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के 1,34,000 कुछ कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है फ्यूचर्स पे। तो मैं डिप पे ऑन बुलिश एविडेंस या बेयर ट्रैप, मैं बायर ही रहूंगा। मैं भी सेलिंग के कोई मूड में नहीं हूँ। और बैंकिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियरली बैंकिंग में है, तो बैंकिंग पे फोकस रहना चाहिए। आरबीएल बैंक देखिए, जहां हमने डिस्कस किया था 340 के आसपास के टारगेट 337 आ गए। यूनियन बैंक देखिए, कितने समय से हम बताते आ रहे हैं, तो यूनियन बैंक भी अच्छा चल रहा है। तो अभी भी फोकस वहीं रहेगा जहां रिलेटिव स्ट्रेंथ है, बैंकिंग स्टॉक्स पे ही फोकस रखना चाहिए। यूनियन बैंक भी देखिए खिंचते खिंचते 156 रुपए से कितना धीरे धीरे करके सही 195 रुपए आ गया। तो अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर में शांति से पकड़ के बैठे रहेंगे तो भी लंबा पैसा कमा लेंगे, और ट्रेड करेंगे तो भी लंबा पैसा कमा लेंगे। बट वही है, बैंक क्लाइमेक्स वाले स्टॉक में अटके रहेंगे तो फिर 2018 से एचईजी वाले अटके हैं, 2024 वाले स्टॉक में आप अटके हैं तो 2030 तक अटके ही रहेंगे।